प्रधानमंत्री ने कहा, और कांग्रेस ने सिर्फ परेशानियां खोली। आज हम आपको बताएंगे आगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले आप इस भाषण का तीसरा बड़ा सार जान लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस और विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए एक ही लाइन का इस्तेमाल किया, और ये लाइन अपने आप में सब कुछ कहती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अगर आईना देख लिया होता तो वो अपना सच्चाई कहां छिपाएंगे। इसी भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे डील का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट, डीएमके की सरकारें थी तब बोफोर्स डील होती थी, लेकिन अब डील शब्द की चर्चा अलग होती है, गौरव का क्षण होता है। इस बात को कहकर प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 2 हफ्तों में यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील पर देश को बड़ा संदेश दे दिया है, और यह भी बता दिया है कि इस मामले में उनकी सरकार रुकने वाली नहीं है। यहां उन्होंने उस कथन की भी चर्चा की जिसका इस्तेमाल कांग्रेस की सरकारें खूब करती थी। ये कथन था, इंडिया मिस्ड द बस, जिसका मतलब यह था कि भारत अपने सभी अक्सर से चूक जाता है। 1986 में अमेरिका के एक मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखी गई थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत किसी बस को पकड़ने से अब चूकता नहीं, बल्कि अब भारत काफिले का नेतृत्व करता है। उन्होंने ये भी कहा कि अब पूरी दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है, जिसमें सबका झुकाव भारत की तरफ है। आपको याद होगा, हाल ही में 1 फरवरी को जब भारत का केंद्र बजट पेश हुआ था, तब सरकार ने कहा था कि यह बजट 2047 के मजबूत और विकसित भारत की नींव बनेगा। और तब विपक्ष ने इसके लिए सरकार का काफी मजाक भी उड़ाया था और ये कहा था कि देश को 2047 के बजट की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसके पीछे का गणित भी समझा दिया। उन्होंने कहा कि जैसे भारत के महान क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए सालों पहले अपना बलिदान दिया, भारत की स्वतंत्रता की रूपरेखा खींची, ठीक उसी तरह उनकी सरकार न सिर्फ आज के लिए भारत को तैयार कर रही है, बल्कि 2047 के भारत की नींव भी मजबूत कर रही है, जब हमें आजाद हुए 100 साल पूरे हो जाएंगे। और हमें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद यह बहस खत्म हो जाएगी कि सरकार बार बार 2047 का जिक्र क्यों करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये भी कहा कि उनकी सरकार देश के भविष्य के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रही है, जबकि विपक्ष उनकी कब्र खोदने के सपने देख रहा है। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं जी। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये मानवता का अपमान नहीं है? क्या ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का अपमान नहीं है? और उनको इसका कोई खेद नहीं है। आदरणीय सभापति जी, ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है, इसकी अभिव्यक्ति है। और वे इसलिए हैं, हमने 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट में बम, बंदूक और आतंक का जो छाया बना रहता था, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। आपको याद होगा कि एक दिन पहले लोकसभा में कांग्रेस की कुछ महिला सांसद हंगामा करते हुए पीएम मोदी की कुर्सी तक पहुंच गई, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को अपना भाषण रोकना पड़ा था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस भारत के संविधान का
अपमान बताया और ये ऐसी हरकत कहा कि जिसको करने के बाद कांग्रेस को संविधान शब्द बोलने का हक नहीं। सुनिए। कल लोकसभा में भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई। ये राष्ट्रपति पद, उसका घोर अपमान किया है। उनको संविधान शब्द मुंह में बोलने की अधिकार नहीं रहता है। जो लोग गरीबी से निकली हुई एक महिला, आदिवासी परिवार से आई हुई एक महिला, जब आपने लोकसभा में जो व्यवहार किया है, आपने आदिवासी समाज का अपमान किया है, आपने महिला का अपमान किया है। भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान, संविधान ने जिनको सर्वोच्च पद दिया है, आपने उनका अपमान किया है। आपने संविधान का अपमान किया है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कितने रैकेट्स चल रहे हैं। ये बात हमें इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि पिछले सिर्फ एक महीने में ऐसे 3 गिरोह का पता चला है जिस पर 500 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाने का आरोप है। और इनमें भी बस्ती जिले से जो नया मामला सामने आया है, उसने कई लोगों के होश उड़ा दिए हैं। सिर्फ इस एक मामले में लगभग बताया जा रहा है 350 हिंदू लड़कियों को पीड़ित बताया जा रहा है। और जैसे जैसे पुलिस मामले की जड़ तक जा रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। अच्छा, हम आपको ये बताएंगे कि आखिर देश भर में और खासकर उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों के पीछे असली वजह क्या है और आखिर छोटे शहरों में लोगों को इससे बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको लव जिहाद की उस बस्ती के बारे में बताते हैं जिसके पीछे एक संगठित गिरोह काम कर रहा था और इसमें ऐसे आरोपी शामिल थे जो हिंदू दिखने के लिए अपने हाथ में कलावा बांधकर और माथे पर तिलक लगाकर हिंदू लड़कियों को नौकरी दिलाने का वादा करते थे, फिर दोस्ती करते थे और इसके बाद उनसे शादी का वादा किया जाता था। और जो लड़कियां इस्लाम धर्म को अपनाने से इनकार कर देती थी, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता। और यह भी दावा है कि कई हिंदू लड़कियां ऐसी हैं जिनके आरोपियों ने आपत्तिजनक वीडियोस बना लिए और ये वीडियोस वो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते थे। इसके बाद इन हिंदू लड़कियों का नेपाल और दूसरे देशों में देह व्यापार के लिए सौदा किया गया, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि ये पूरा मामला कितना संजीदा है, कितने गंभीर मुद्दा है, कितने बड़े पैमाने पर लव जिहाद को संगठित तरीके से अंजाम दिया जा रहा था। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब एक हिंदू महिला ने यह आरोप लगाया कि उसे और उसकी जैसे 350 लड़कियों को इस रैकेट ने अपने जाल में फंसाया। इनमें भी जिस आरोपी पर इस पूरे रैकेट को चलाने का आरोप लगा, उसका नाम है अजफरुल हक। एफआईआर के मुताबिक पीड़िता की मुलाकात इस आरोपी से जनवरी 2022 में हुई थी। उस वक्त ये हिंदू महिला बस्ती के एक निजी अस्पताल में काम करती थी और इसे एक दूसरे हॉस्पिटल में नई नौकरी की तलाश थी। इसी दौरान दावा है कि आरोपी अजफरुल हक की जब पीड़ित महिला से मुलाकात हुई, तब उसने खुद को न सिर्फ हिंदू बताया, बल्कि ये भी दावा किया कि अजफरुल एक हिंदू लड़कियों को अपना नाम, ये जो है, प्रिंस बताता था। वो अपना असल धर्म, अपना नाम नहीं बताता था। वो अपना नाम प्रिंस बताता था। अपने हाथ में हिंदुओं की तरह ऐसा कलावा जरूर पहनता था। एफआईआर में यह भी लिखा है कि इस आरोपी ने पहले हिंदू बनकर पीड़ित महिला को किसी दूसरे हॉस्पिटल में नई नौकरी दिलाने का झांसा दिया और इसी दौरान जब इसकी इस हिंदू महिला से और दोस्ती हो गई, तब ये उससे प्यार करने और शादी करने का दावा करने लगा। और इस महिला ने भी यही सोचा कि यह आरोपी सच बोल रहा होगा, लेकिन बाद में इस पीड़ित महिला के मुताबिक उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया और जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, उसकी जानकारी अपने परिवार को दे दी, तो आरोप है कि अजफरुल हक ने अपने भाई और एक रिश्तेदार से इस पीड़ित हिंदू महिला का गैंग रेप कराया और उसे कई बार ब्लैकमेल भी किया। हालांकि जब इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई तो पुलिस ने मुख्य आरोपी अजफरुल हक को गिरफ्तार करते हुए कुल 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। और अब जब इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, तब यह खुलासा हो रहा है कि यह लव जिहाद का कोई एक मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा रैकेट हो सकता है। और आपको याद होगा, जिस तरह लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रमीज मलिक ने हिंदू बनकर
कई गैर मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाया था, ठीक उसी तरह से इस मामले में भी एक पूरा रैकेट काम कर रहा था। आरोप है कि इस रैकेट में शामिल सभी लड़के पीड़ित महिलाओं को अपना नाम हिंदू बताते थे, इनके हाथ में कलावा जरूर बांधा होता था और इसके अलावा कई लड़कियों को नौकरी और प्यार के झांसे में फंसाकर उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। और आरोपियों ने जिन लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियोस बनाए थे, दावा है कि उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए नेपाल और दूसरे देशों में बेच दिया जाता था और ऐसी लड़कियों की संख्या अभी 350 बताई जा रही है। इससे पहले लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के मामले में भी 40 गैर मुस्लिम लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाने की बात सामने आई थी, जबकि मिर्जापुर के धर्म परिवर्तन के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस का दावा है कि मिर्जापुर में जो लड़के जिम में हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बना रहे थे, उन सभी लड़कों का सरगना एक मौलवी है और इस मौलवी का नाम है खलीलुर रहमान। पुलिस के मुताबिक आरोपी मिर्जापुर की हुसैनी मस्जिद में रहता था और जो लड़के जिम में आने वाले गैर मुस्लिम लड़कियों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए गुमराह करते थे, उन लड़कों का दरअसल ब्रेन वॉश यही मौलवी करता था। और पुलिस तो ये भी कह रही है कि इस मौलवी ने 2023 में एक लड़की का धर्मांतरण कराया था और इसके बाद इसका निकाह एक मुस्लिम युवक से हुआ था। मिर्जापुर के इस मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों की पहचान हो चुकी है, जिनमें 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और एक आरोपी अशफाक खान अभी फरार है। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन, लव जिहाद के मामलों की संख्या तक बढ़ रही है। जब नवंबर 2020 में योगी सरकार ने धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक कड़ा कानून बनाया था और इस कानून में बाकायदा यह प्रावधान शामिल था कि अगर जबरन धर्म परिवर्तन या गुमराह और धोखा देकर धर्म बदलवाने के आरोप सही साबित होते हैं तो दोषी को अधिकतम 20 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा इसी कानून में यह भी लिखा है कि अगर धर्म परिवर्तन का कोई बड़ा रैकेट मिलता है तो ऐसे मामलों में उम्र कैद की सजा हो सकती है। आपको यकीन नहीं होगा, नवंबर 2020 से जुलाई 2024 के बीच उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन के 835 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें 1682 आरोपियों की गिरफ्तारियां हुई और कुल 98% मुकदमों में चार्जशीट भी दाखिल हो गई। इन आंकड़ों का मतलब यह है कि अकेले उत्तर प्रदेश में हर महीने औसतन अगर आप देखिए तो धर्म परिवर्तन के, जबरन धर्म परिवर्तन के औसतन 19 मुकदमे सामने आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इनमें भी ज्यादातर पीड़ित महिलाएं हिंदू धर्म से हैं। क्या फिल्म के निर्माता निर्देशक अपनी फिल्म का नाम अन्य धर्मों या वर्गों पर रख सकते हैं? सच यह है कि हिंदी फिल्मों के निर्माता निर्देशक ऐसा नहीं करते। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री विशेष तौर पर कुछ जातियों को लेकर ऐसा मानती है कि उनको बदनाम करने या उनको अपमानित करने का मौका अगर सामने आया है तो क्यों छोड़ा जाए। ये पहली बार नहीं है जब किसी फिल्म मेकर ने अपने फिल्म के टाइटल के जरिए ब्राह्मणों को टारगेट किया हो। साल 1975 में एक्टर रणधीर कपूर की यह फिल्म आई थी जिसका नाम था पोंगा पंडित। इस फिल्म के टाइटल के जरिए ब्राह्मणों को पाखंडी, ढोंगी बताकर अपमानित किया गया। पिछले कुछ समय से देश में ब्राह्मण विरोध जो है कई मुद्दों पर आपने देखा होगा बहुत ट्रेंडिंग है। ऐसी कई फिल्में बनाई जा चुकी हैं जिनमें जनेऊ पहनने वाले ब्राह्मणों को भेदभाव करने वाला, कर्मकांड के नाम पर ठगी करने वाला दिखाया गया है। ऐसी भी कई फिल्में हैं जिसमें हिंदू धर्म की गलत प्रथाओं की आलोचना के नाम पर ब्राह्मणों को विलन दिखाया गया। प्रथाओं के खिलाफ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर रूढ़िवादी प्रथाएं मानी जा रही हैं तो उस पर तो चर्चा होनी ही चाहिए। और तो और जातिवादी राजनीति करने वाले नेता और छात्र नेता इसी प्रोपेगेंडा को अपनी राजनीति का हथियार बनाते हैं। अभी हाल ही में यूजीसी ने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जातियों के बीच समानता लाने के लिए नया रेगुलेशन लेकर वो आई थी। इस रेगुलेशन के तहत एक ऐसी कमेटी बनाई गई जो एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगों से भेदभाव करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। इस रेगुलेशन में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगों को पीड़ित की तरह दिखाया गया। सामान्य वर्ग के छात्रों को शोषक की तरह पेश किया गया। इस रेगुलेशन पर सामान्य वर्ग ने अपना विरोध जताया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोर्ट के फैसले के विरोध के नाम पर किस जाति को टारगेट किया गया? यूजीसी नियम लागू न करने का गुस्सा ब्राह्मणों के विरोध करके उतारा गया। जो वीडियो हमने आपको दिखाया है वो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का है। यूजीसी के नियम पर कोर्ट ने स्टे लगाया था, लेकिन ब्राह्मणों की विच हंटिंग शुरू हो गई।
विरोध प्रदर्शन करके देश के लोगों को यह बताया गया कि ब्राह्मण नहीं चाहते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगों के साथ भेदभाव खत्म हो, जबकि यूजीसी के नियमों का विरोध देश भर के सामान्य वर्ग की जातियों ने किया। ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले इस विरोध प्रदर्शन के लिए बाकायदा योजना तैयार की गई थी। करीब एक हफ्ते पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है वहां के स्टूडेंट्स यूनियन के सोशल मीडिया पेज पर यूजीसी रेगुलेशन पर स्टे के मुद्दे पर एक रील डाली गई। इस रील में ब्राह्मणों को सामंतवादी बताया गया था। यही नहीं, ब्राह्मणवाद का पुतला जलाने का आह्वान किया गया। रात में हुई प्रदर्शन हुआ उसके दौरान ब्राह्मण विरोधी नारे लगाए गए। इसी तरह से कुछ दिन पहले गोरखपुर यूनिवर्सिटी, जहां यूजीसी नियमों पर स्टे के विरोध को ब्राह्मण विरोध बना दिया गया, गोरखपुर विश्वविद्यालय में नारा लगाया गया, ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी। आप सोचिए, हमारे देश में जातीय समानता लाने की बात तो हो रही है, लेकिन इसी दौरान एक जाति की कब्र खोदने का विचार लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूजीसी के नियमों पर स्टे के विरोध में ऐसा किया गया था। पिछले कई वर्षों से हमारे देश के कुछ विशेष लोगों का मुख्य एजेंडा ब्राह्मण विरोधी प्रोपेगेंडा है। साल 2022 में जेएनयू की दीवारों पर लिखा था, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। इसके अलावा धमकी दी गई थी कि ब्राह्मणों और बनियों, वी आर कमिंग फॉर यू, वी विल अवेंज। और यही नहीं, धमकी ये भी दी गई थी कि ब्राह्मण्स लीव द कैंपस। कि जिस देश में जाति व्यवस्था को समाप्त करने की आवाजें उठती हैं, समानता की भावना पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वहीं पर ब्राह्मणों को विदेशी कह दिया जाता है, उनकी कब्र खोदने की बात कही जाती है। फिल्मों से लेकर सड़क तक उनके खिलाफ माहौल बनाया जाता है। विडंबना यह है कि ब्राह्मणों के खिलाफ होने वाली यह नारेबाजी जातिगत भेदभाव के क्राइटेरिया में फिट ही नहीं बैठती। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का परिवार एक बार फिर से चर्चाओं में है।